सो एपिसोड की स्टार्टिंग हम लोग देखते हैं आर्ट ऑफ हीरो के पैलेटिन काइमेरा मेकर को पकड़ने के लिए आर्गन वेल्टन से मदद मांगता है और आर्गन वेल्टन उसकी मदद करने के लिए तैयार भी हो जाता है। बट वो पूछता है आखिरकार तुम लोग काइमेरास के पीछे क्यों पड़े हो, तुम्हारा तो ये काम नहीं है ना। पैलेटिन बताता है एक्चुअली में बात ये है हमारे 10 से भी ज्यादा प्रिंस काइमेरा मेकर के हाथों में फंस चुके हैं। आर्गन कहता है क्या, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो ऐसे काइमेरास बना रहा है जो कि डिवाइन पावर का यूज कर सकते हैं। और तभी सीन चेंज होता है जहाँ पे जिमी को हमेशा की तरह अपनी मर्जी के खिलाफ टी टाइम पे जाना पड़ रहा होता है। वो जल्दी जल्दी अपनी चाय को खत्म कर देता है। उसकी मम पूछती है आखिर तुम इतनी जल्दी में क्यों। जिमी उससे पूछता है वो जो हमारे यहाँ आदमी आया था उसने आपके सामने अपना सर क्यों झुकाया था। उसकी मम कहती है ओह अच्छा, तो तुम उस पैलेटिन और हमारे हाउस होल्ड के रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हो। चलो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। ये बात है तुम्हारे परदादा के टाइम की, जहाँ पर तुम्हारे परदादा यानी कि मेरे दादाजी फेथ इन पियरों में डोनेशन दिया करते थे। ये बात सुनकर वो पूरी तरीके से चौंक जाता है। उसकी मम बताती है एक बार फेथ इन पियरों का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेजर चोरी हो गया था, तब मेरे ही दादाजी ने उनको वो आइटम दिलाने में मदद की थी। उस इंसिडेंट को कहा जाता है द पोर्ट्स माउथ गार्डन इंसिडेंट। इसमें डीमन किंग के फॉलोअर्स ने डीमन किंग को यहाँ पर समन करने की नाकाम कोशिश की थी और जब मेरे दादाजी चल बसे फेथ इन पियरों ने उनको एक आर्क बिशॉप का दर्जा दिया और एक प्रतिज्ञा भी ली कि वो आने वाले 100 सालों तक हमारे हाउस होल्ड की सेवा करेंगे। जिमी सुनकर सोच में पड़ जाता है ओ तो पियरो ने ऐसा किया, लेकिन मैं समझ सकता हूँ उस होली आइटम के बदले वो इतना तो कर ही सकती है, लेकिन मैं अब वापस आ चुका हूँ एंड मैं वो सब कुछ करूंगा जो कि पियरो को उसके अंत तक ले जाएगा। उसकी मॉम उसको टोकती है जिसकी वजह से वो अचानक से काफी ज्यादा भोला बन जाता है और वो लोग वापस से चाय पीने लगते हैं। देन हम लोग देखते हैं जेनेट के ऑर्फनेज को जहाँ पर एक ब्रदर खड़ा होता है। देखो यहाँ पर ब्रदर मतलब भाई नहीं है, यहाँ पे ब्रदर एक उपाधि की तरह है। ब्रदर सब बच्चों को इकट्ठा करते हुए कहता है यहाँ शीनो की ये आखिरी रात है और आज ये शीनो एक नई जर्नी के लिए निकल जाएगा, तो हम सभी लोगों को उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कुछ टाइम बाद शीनो वहाँ से निकलने ही वाला होता है, बट वहाँ पर उससे आखिरी बार मिलने रिकी और एन आ जाते हैं। शीनो उनको देखकर काफी खुश हो जाता है। रिकी उससे कहता है ब्रदर ने मुझको बताया था कि कुछ टाइम बाद मैं भी प्रीस्ट बनने के एलिजिबल हो जाऊंगा, इसीलिए वहाँ पर अकेला होकर रोना मत, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी देर बाद मैं भी आ जाऊंगा। शीनो कहता है नहीं नहीं तुम मेरी चिंता मत करो, वैसे मैं तुम्हारा वहाँ पर इंतजार करूंगा। तभी उसकी हॉर्स कार वहाँ से चलने के लिए निकल जाती है। रिकी कहता है मैं भी एक न एक दिन ब्रदर जरूर बनूंगा। कुछ टाइम बाद शीनो की कार कहीं पर रुकती है। ब्रदर कहता है शीनो हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। शीनो कहता है क्या इतनी जल्दी। जब शीनो वहाँ से बाहर निकलकर आसपास का नजारा देखता है तो उसको वो जगह हेडक्वार्टर्स की तरीके बिल्कुल नहीं लग रही होती और तो और वो अपनी जगह से ज्यादा दूर भी नहीं आए हैं। वो ब्रदर से घबराते हुए पूछता है क्या ये सही में हेडक्वार्टर्स हैं। ब्रदर हंसते हुए कहता है मेरे पीछे आओ। शीनो को वहाँ पर डर लग रहा होता है। वो कहता है हम लोग पक्का खो तो नहीं गए हैं ना। ब्रदर कहता है नहीं नहीं मैंने बस जितना कहा है तुम उतना करो, मेरे पीछे आओ। वो उसके पीछे पीछे अंदर जाने लगता है, बट वो अंदर जाने से पहले अपने पास एक बुक वहीं पर ही गिरा देता है। ब्रदर उसको कोई बेसमेंट में ले जाने लगता है। शीनो पूरे रास्ते बस यही चिल्ला रहा होता है क्या हम सच में सही जगह पर हैं। ब्रदर कहता है हम लोग पहुंच चुके हैं। शीनो जैसे ही दरवाजा खोलता है उसको देखता है एक मॉन्स्टर। वो ब्रदर से कहता है ये जगह बहुत ज्यादा डरावनी है और तो और मुझे उस रूम में कोई दिखा। ब्रदर एक जगह पहुंचते हुए कहता है बिशॉप मैं उसको ले आया हूँ। हम लोग देखते हैं वहाँ पे ऑर्डर ऑफ जेनेट का बिशॉप खड़ा होता है। उसको देखकर शीनो चौंक जाता है। वो उससे कहता है फादर मुझे ऐसा लगा था मुझे गॉड के द्वारा चुना गया है, लेकिन ये जगह तो बहुत ज्यादा डरावनी है और मैंने वहाँ पर कोई मॉन्स्टर को भी देखा। बिशॉप कहता है शीनो तुम चुने ही गए हो। शीनो रोते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं इस डरावनी जगह पर क्यों लाया गया हूँ, मुझे तो अभी हेडक्वार्टर्स में होना चाहिए है ना। बिशॉप कहता है क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर हम लोग अपने प्लान्स को अंजाम देंगे। मुझे ये देखने के लिए बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा कि तुम जैसा इनोसेंट चाइल्ड कौन से क्रिएचर्स में बदलेगा। अंदर आओ। और जैसे ही वो एक जगह की गेट खोलता है हम लोग देखते हैं उसके अंदर होता है एक मॉन्स्टर। वो शीनो की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहता है ओह क्या बात है, तुम मेरे लिए इतने प्यार से स्पेसिमेन को लाए हो, ये तो बहुत ही अच्छा काइमेरा बनेगा। देन तभी सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं बेलवुड रोड को जहाँ वह पैलेटिन के साथ जिमी भी कहीं पर जा रहा होता है। पैलेटिन कहता है ओह ये जगह को तो मैं जानता हूँ, जब मैं भूख से तड़प रहा था तो मैं इसी जगह पर आया था। जिमी यहाँ पर जानबूझ के नहीं आया होता, उसकी यहाँ पर आने की मजबूरी होती है क्योंकि उसके फादर ने पैलेटिन से कहा होता है कि वो अपने साथ जिमी को ले जाए, वो उसको अच्छे से रास्ता दिखाता रहेगा। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। पैलेटिन उसको देखकर सोच रहा होता है 9 साल के बच्चे के हिसाब से इसका तो स्टेमिना काफी ज्यादा है और इसकी मेमोरी की भी दाद देनी चाहिए। वो उसे कहता है जिमी मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ यहाँ पर आए और मुझे इस जगह पर घुमाया। जिमी कहता है मुझे भी। पैलेटिन अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है तो हम लोगों को अब घर चलना चाहिए। जिमी कहता है तो आखिर तुम अपना हाथ आगे क्यों बढ़ा रहे हो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के नहीं चलने वाला, बल्कि मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है। वो कहता है हाँ पूछो पूछो। जिमी उससे पूछता है आखिर तुम्हारे और मेरे फादर के बीच में कल क्या
क्या बात हुई थी। पेलेडिन पूरी तरीके से हैरान हो जाता है क्योंकि उसको लगा नहीं था कि जिमी जैसा बच्चा कोई ऐसा सवाल पूछ सकता है। वो बहाना बनाते हुए कहता है, ओ हम लोग तो तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे कि तुम कितने ज्यादा टैलेंटेड हो और तुम बड़े होकर कितने ज्यादा हैंडसम बनोगे। जिमी कहता है, झूठ बोलना बंद करो। वो कहता है, नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, और वो वापस से बातों को टालने के लिए जिमी की तारीफ करने लगता है। जिमी वहां से निकलते हुए कहता है, अगर तुम्हें मुझे सवालों का जवाब नहीं देना है तो सीधा सीधा भी मना कर सकते थे, तुम्हें आखिर इतनी नाटकबाजी करने की जरूरत नहीं थी। वो कहता है, हाँ तुम सही समझे, हम लोगों के बीच में कुछ ऐसी बात हुई थी जिसको कि मैं किसी को भी नहीं बता सकता। जिमी सोच रहा होता है, हाँ कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पर पक्का इसका कुछ न कुछ काम है, तभी यहाँ पर घूमने के नाटक से आया है। जिमी कहता है, यहाँ पर अभी भी एक जगह बाकी है जहाँ पर हम लोग नहीं गए हैं। पेलेडिन सोच रहा होता है, आखिर कौन सी जगह बाकी रह गई। जिमी कहता है, फेथ इन जेनिथ का एरिया। हम लोग देखते हैं थोड़ी देर में वो लोग वहाँ पर पहुंच चुके होते हैं। वहाँ पर रिकी झाड़ू लगा रहा होता है। जिमी और पेलेडिन आगे बढ़ने लगते हैं, तभी रिकी उसको टोकता है, तुम वही काले बालों वाले लड़के हो ना, मैंने सही कहा ना। पेलेडिन कहता है, जिमी वो तुम्हारी तरफ इशारा कर रहा है, क्या तुम उसको जानते हो। जिमी उसको पहचान जाता है कि वो वही लड़का था जो कि कुछ टाइम पहले उससे टकराया था, बट वो फिर भी नाटकबाजी करने लगता है और कहता है, नहीं नहीं मैं इसको नहीं जानता। रिकी कहता है, आखिर तुम अनजान बनने का नाटक क्यों कर रहे हो, वैसे तुमने क्या अपने बालों में कलर करवाया है। और वो भागते हुए उसके पास जाने लगता है, लेकिन उसके चलते हुए एक घोड़े गाड़ी के बीच में आ जाता है। बच्चे तेरी माँ की उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। रिकी डर के मारे वहीं पर ही फ्रीज हो जाता है और रोने लगता है। पेलेडिन उसको बचाने के लिए आगे बढ़ता है, बट उसको भी अपने ऊपर पूरा भरोसा नहीं होता कि वो इसको इतनी जल्दी बचा पाएगा। तभी डियाब्लो अपने मैजिक का यूज करता है, एरिया बाइंड, जिसकी वजह से उसके पास से काफी सारी चेंस निकलती हैं जो कि घोड़ा गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेती हैं और एक ही जगह पर रोक देती हैं। रिकी को भरोसा नहीं हो रहा होता कि वो अभी भी जिंदा है। वो खुशी के मारे डियाब्लो को गले लगा लेता है। वो डियाब्लो को छोड़ ही नहीं रहा होता, इसी वजह से वो काफी ज्यादा इरिटेट भी हो रहा होता है। पेलेडिन की नजर पूरी तरीके से जिमी पर ही होती है। वो सोच रहा होता है, जिमी ने उस बच्चे को बचाने के लिए जो भी स्पेल का यूज किया था वो काफी ज्यादा पावरफुल स्पेल था और उसको बड़े बड़े मेज भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन इतनी छोटी सी एज में इसके अंदर इतनी सारी पावर कैसे आई। ये पक्का कोई ना कोई प्रोडिजी है जो कि कई सालों में जन्म लेते हैं। ये बड़े होकर इतना ज्यादा पावरफुल मेज बनेगा कि मैं इसकी आंखों तक में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगा। जिमी उससे कहता है, क्या तुम खड़े खड़े सो गए, चलो अब अंदर चलो। पेलेडिन कहता है, अंदर कहाँ। जिमी कहता है, क्या तुम भूल गए हम लोग जेनिथ के यहाँ पर आए थे। वो लोग अंदर जाने लगते हैं। रिकी उनके आगे आगे उछल रहा होता है, मुझे अच्छा लगा कि तुम यहाँ पर घूमने आए हो, मैं तुम्हें ये पूरी जगह में घुमा दूंगा। वो आसपास दिखाते हुए कहता है, ये हमारा ऑर्फनेज है जहाँ पर मेरे जैसे काफी सारे बच्चे रहते हैं। तभी वहाँ पर एक सिस्टर रिकी को बुलाती है, रिकी आखिर तुम अभी तक कहाँ थे और तुम्हारे साथ ये दोनों लोग कौन है। रिकी बताता है, इन दोनों ने बस अभी अभी मेरी जान बचाई, अगर ये ना होते तो मैं घोड़ों के नीचे कुचल जाता। सिस्टर उसको थैंक्स बोलती है, अगर तुम लोग ना होते तो पता नहीं हमारे बच्चों के साथ क्या हो जाता। पेलेडिन कहता है, नहीं नहीं इसमें शुक्रिया कहने वाली कोई भी बात नहीं है, मैं बस वही काम कर रहा हूँ जो कि पियरो को कोई भी सर्वेंट करेगा। पियरो का नाम सुनकर वो सिस्टर बहुत ज्यादा चौंक जाती है। पेलेडिन कहता है, और वैसे भी मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, पूरा काम बस और बस इसी लड़के ने किया। वो जिमी की ओर इशारा कर रहा होता है। सिस्टर कहती है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है और ये लड़का है कौन। पेलेडिन बताता है, ये स्टेट के राजा का बेटा है, जेमी वेल्टन। सिस्टर चौंकते हुए कहती है, ओ तुमने सही कहा, मुझे तो इसके बालों को देखकर समझ जाना चाहिए था। डियाब्लो सोच रहा होता है, आखिर इसको अचानक से क्या हो गया, ये हड़बड़ाने क्यों लगी, क्या ये कुछ छुपा रही है। सिस्टर कहती है, ओ तो तुम लोग यहाँ पर क्या रिकी को छोड़ने आए हो। पेलेडिन कहता है, नहीं नहीं हम लोगों को पता चला था कि इस साल इसी रीजन में जेनिथ नया नया स्टेबलाइज हुआ है, तो बस हम लोग यहाँ पर चेकआउट करना चाहते थे। सिस्टर रिकी से कहती है, आखिर तुम हमारे यंग लॉर्ड को यहाँ पर घुमा क्यों नहीं देते। जिमी सोच रहा होता है, ओ इसने सिर्फ और सिर्फ मुझे घुमाने की बात क्यों की, ये पक्का उस पेलेडिन से कुछ बात करना चाहती है, वो भी अकेले में। जिमी वहां से जाते हुए कहता है, आप ज्यादा देर मत लगा देना क्योंकि मेरे पेरेंट्स आपके लिए शाम का खाना भी अरेंज करने वाले हैं। पेलेडिन कहता है, ठीक है मैं थोड़ी देर बाद यहाँ पर आ जाऊंगा। रिकी जिमी को सारी जगह पर घुमाने लगता है, बट वो काफी ज्यादा घबरा भी रहा होता है क्योंकि अब उसको पता लग चुका है कि वो यहाँ के राजा के बेटा है। जिमी कहता है, तुम्हें मुझसे इतने फॉर्मली बात करने की जरूरत नहीं है। रिकी कहता है, क्या सच में। वो कहता है, हाँ और मुझे दोबारा बोलने की भी आदत नहीं है, तो तुम एक बार में समझ जाओ। रिकी वहां से भागते हुए कहता है, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें यहाँ का चप्पा चप्पा दिखा दूंगा। थोड़ी देर में वो उसको सारी जगह घुमा देता है। वो कहता है, अब आखिरी में बचा ये मेरी बहन का रूम। वो अपनी बहन को अंदर से बुलाता है और कहता है, एना ये देखो मेरे नए दोस्त को। उसकी बहन रूम से बाहर आ जाती है और जिमी को हेलो बोलने लगती है, लेकिन जिमी जैसे उसकी बहन को देखता है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। रिकी कहता है, क्या हुआ। डियाब्लो सोच रहा होता है, ये लड़की तो बचपन से ही डिवाइन शक्तियों के साथ पैदा हुई है, इसकी बॉडी के आसपास सिर्फ और सिर्फ ऑरा ही दिख रहा है और इसके पास सबसे ज्यादा डिवाइन पावर अपनी आंखों के पास। इन लोगों को गॉड के द्वारा चुना जाता है और बचपन से इनके पास ऐसी डिवाइन पावर्स होती हैं जो कि स्पेशली इनके एक ही बॉडी पार्ट में स्टोर होती हैं। ये जो लड़की है एना, ये अंधी नहीं है, बस हम लोगों को इसकी डिवाइन पावर का अवेकन करने की जरूरत है और एक बार अगर किसी ने ऐसा कुछ कर दिया
तो उसको सब कुछ दिखने लगेगा, और सब कुछ से मेरा मतलब है सिर्फ वो ही नहीं जो हम लोग देख पाते हैं, ये वो चीज भी देख पाएगी जो हम लोग अपनी आम आंखों से नहीं देख पाते, जैसे इनविजिबल पावर्स को और गॉड को। वो टेंस होते हुए कहता है इसका बहुत ज्यादा चांस है कि वो फ्यूचर में एक डिवाइन एडवर्सरी बनेगी और मेरी नाक में दम कर देगी। शायद मुझे इससे अभी के अभी पीछा छुटा देना चाहिए। नहीं नहीं, जेनिथ के हाई रैंकिंग प्रीस्ट को इसके डिवाइन पावर्स के बारे में पक्का ही मालूम होगा, तो अगर मैं अभी के अभी इसको मार देता हूँ तो ये कोई अच्छा प्लान नहीं रहेगा। रिकी कहता है जिमी आखिर तुम इतने ज्यादा सीरियस क्यों हो, या तुम्हें पहली नजर में प्यार हो गया? जिमी कहता है आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? रिकी अभी भी शांत नहीं होता। वो कहता है तुम्हारे लिए मेरी बहन बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तभी एना उसको कूट देती है और कहती है मुझे इस बुक में कुछ चीजें समझ में नहीं आई थी, क्या तुम मुझे वापस समझा सकते हो? वो कहता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। थोड़ी देर में वो लोग उसके रूम में चले जाते हैं। रिकी बुक को पढ़कर उसको सुनाने लगता है। जिमी सोच रहा होता है ये दोनों आम लोग नहीं है और ये आगे चल के मेरे नाक में दम भी कर सकती है, तो मुझे इन दोनों पर नजर रखनी चाहिए। देर में वहां से जाने लगता है। रिकी भी उसको छोड़ने के लिए उसके साथ साथ चलने लगता है एंड उससे कहता है तो क्या तुम वापस से हम लोगों से मिलने आओगे? जिमी उसका जवाब नहीं देता बल्कि उससे पूछता है रिकी तुम बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? रिकी कहता है वैसे तो मैं और मेरी बहन बिल्कुल सेफ जगह पर है, इसी वजह से मुझे और ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन जब मैं ज्यादा कुछ सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में एक बात आती है कि मेरा सपना ये है कि मैं लॉर्ड जेनिथ का प्रीस्ट बनना चाहता हूँ। कुछ टाइम पहले मेरा एक दोस्त भी प्रीस्ट बनने के लिए चुना गया था और वो कल ही रात को यहाँ से निकला था, और वो वक्त वही वक्त था जब किसी से मुझे जलन हुई थी। डियाब्लो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। क्या यहाँ पर कोई चूज किया गया है? और वो हेडक्वार्टर्स के लिए भी निकल चुका है। एक सेकंड, सबसे पहले यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जेनिथ स्टेबलाइज हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग चालू हो गई, यहाँ पर रेबल ग्रुप भी आया और अब कुछ लोगों को यहाँ पर चूज किया जा रहा है। इन सब चीजों में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। जिमी उससे पूछता है आखिर जब तुम्हें ऑर्फनेज के लिए चुना गया था तो तुम कहाँ थे? वो कहता है सड़क पे। जिमी कहता है नहीं उससे भी पहले। वो कहता है मैं रेबल ग्रुप से बच रहा था। जिमी समझ जाता है कि जेनिथ कुछ ना कुछ तो बड़ी गड़बड़ी कर रहा है। तभी वहाँ पर पैलेटिन के साथ सिस्टर आ जाती है। सिस्टर रिकी से कहती है क्या तुमने यंग लॉर्ड को ये सारी जगह पर घुमा दिया? वो कहता है हाँ। तभी वहाँ पर बिशॉप आ जाता है एंड जिमी को देखते हुए कहता है ओ मुझे लगा नहीं था कि मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑनरेबल गेस्ट आए थे। वो जिमी से वो करते हुए कहता है आप यहाँ पर आए हम लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जिमी कहता है मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। बिशॉप कहता है लेकिन आपके साथ ये दूसरा बंदा कौन है? पैलेटिन बताता है कि मैं पियरो का सर्वेंट हूँ, मेरा नाम है लार्स एरिमेटिक। बिशॉप कहता है ओ तो तुम पियरो के सर्वेंट हो। जिमी सोच रहा होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग होना, बच्चों का गायब होना और पियरो के पैलेटिन को यहाँ पर आना, इन सब में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। बिशॉप और पैलेटिन आपस में बात करने लगते हैं। जिमी को बिशॉप के पीछे खड़े हुए बंदे से काफी अजीब सा ऑरा आ रहा होता है। हालांकि ये ऑरा पैलेटिन से काफी ज्यादा मैच होता है, लेकिन ये फिर भी उससे थोड़ा बहुत अलग है। वो देखता है कि लार्स ने भी उसको ऑरा को नोटिस किया होता है। उसको यकीन हो जाता है कि बिशॉप के पीछे जो बंदा खड़ा है वो लार्स के तरीके कोई आम पैलेटिन नहीं है। बिशॉप को भी शक होने लगता है कि इन दोनों को कुछ ना कुछ पता चल रहा है। देन तभी टाइम स्किप होता है। हम लोग देखते हैं जिमी को जब कोई पैलेटिन के साथ अपने घर जा रहा होता है। वो नोटिस करता है कि पैलेटिन कुछ सोच में पड़ा हुआ है, इसी वजह से वो उसको जानबूझ के कुछ इन्फॉर्मेशन देते हुए कहता है रिकी ने अपने बारे में मुझे कुछ बताया था। उसने मुझसे कहा था उसका एक दोस्त गॉड द्वारा चुना गया है और वो कल रात में हेडक्वार्टर्स के लिए भी निकल गया था। उसने मुझसे ये कहा कि वो उससे बहुत ज्यादा जल रहा था क्योंकि उसे भी एक न एक दिन प्रीस्ट बनना है। वो घुमा फिरा के एक प्रीशियस इन्फॉर्मेशन पैलेटिन को दे देता है। पैलेटिन कहता है ओ मुझे पूरा यकीन है कि वो बहुत अच्छा प्रीस्ट बनेगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है। जिमी उससे कहता है क्या मेरे फादर ने गैंग एक्टिविटीज के बारे में तुम्हें कुछ बताया? वो कहता है क्या गैंग एक्टिविटीज? जिमी कहता है हाँ, मेरे फादर ने 2 महीने पहले एक क्रिमिनल गैंग को खत्म किया था जिसको रेबल कहा जाता था क्योंकि वो लोग बच्चों की ट्रैफिकिंग कर रहे थे। और रिकी ने मुझे बताया कि वो ऑर्फनेज से सिलेक्ट होने से पहले रेबल के साथ ही रहता था। पैलेटिन उसकी बात सुनकर चौंक जाता है एंड कहता है क्या रिकी उस गैंग का हिस्सा था? तभी जिमी उसको एक और क्लू देता है। अभी इस टाइम फेथ ऑफ जेनिथ काफी सारी चैरिटी वर्क कर रहा है। पैलेटिन उसकी बातों को मतलब समझ जाता है। वो सोच रहा होता है मैं कितना ज्यादा बेवकूफ था। फेथ इन जेनिथ अभी से पहले किसी भी तरीके चैरिटी वर्क में शामिल नहीं हुआ। इसका मतलब तो सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि वो ऑर्फनेज इस वजह से चला रहा है ताकि वो वहाँ पर स्पेसिमन के रूप में बच्चों को गायब कर सके और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर सके। देन तभी सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं पैलेटिन आर्गनस को ये सब बातें बता रहा होता है। आर्गनस कहता है मैंने तो उनको यहाँ पे स्टेबलाइज करने की परमिशन इस वजह से दी क्योंकि उनका लोगों में अच्छा इन्फ्लुएंस था। लार्स कहता है और हाँ एक और बात, जब बिशॉप वहाँ पर मुझसे मिलने आए थे तब मैंने उसके पीछे एक पैलेटिन भी देखा था जिसको सेंस करने में ऐसा लग रहा था कि वो आम पैलेटिन नहीं है क्योंकि उसके अंदर डिवाइन पावर तो थी, लेकिन ये अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल था कि उसकी डिवाइन पावर कौन से गॉड से आई है। और इसी वजह से मुझे एक चीज की बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। आर्गनस कहता है क्या तुम्हारा मतलब काइमेरा से है? तुम्हारा मतलब ये है कि वो इंसान एक काइमेरा था जिसको कोई डिवाइन पावर के यूज से बनाया गया था? अगर ऐसी बात है तो मैं शांति से नहीं बैठ सकता, मैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने नाइट्स को भेजूंगा। लार्स कहता है हम लोग सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ शक की वजह से वहाँ पर ये सब नहीं कर सकते। मैं एक पुख्ता सबूत लाऊंगा। आर्गुनस कहता है लेकिन अगर तुम अकेले ये सब कुछ करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लार्स कहता है मेरे रास्ते में जो भी कुछ आएगा मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। आर्गुनस अपने हाथ से इशारा करते हुए कहता है अगर ऐसी ही बात है तो अपने साथ तुम इन तीनों को ले जाओ। तभी उसके पीछे अचानक से 3 बंदे आ जाते हैं जिनको देखकर पैलेटिन चौंक जाता है क्योंकि अभी तक उसको पता भी नहीं था कि ये लोग वहीं पर ही थे। आर्गुनस कहता है ये 3 बहुत ज्यादा पावरफुल नाइट्स हैं जिनको लड़ाई की सारी आर्ट्स आती हैं। पैलेटिन उनको देखकर समझ जाता है कि वो लोग आम लोग नहीं है, वो लोग हैं असैसिन नाइट्स। देन तभी सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं डियाब्लो को जो कि कहता है काइमेरा जो कि डिवाइन पावर का यूज कर सकते हैं। हाँ वो लोग बच्चों पर ये सब एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं, वो उनके इनोसेंस का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन मुझे जेनिस से इससे ज्यादा उम्मीद तो थी ही नहीं। मुझे पता था कि वो लोग कितने ज्यादा गिरे हुए हैं। वो ब्लैक को एक चिट्ठी देता है और कहता है ये चिट्ठी को राइजा के पास ले जाओ। ब्लैक वहां से निकल जाता है। डियाब्लो कहता है मैं चैन से नहीं बैठ सकता, आगे के बैटल और भी ज्यादा खतरनाक होती जाएंगी। मुझे उसके लिए अभी से स्पेल तैयार कर लेना चाहिए और अपनी बॉडी में स्टोर कर लेना चाहिए। फिर कुछ घंटे बीत जाते हैं। हम लोग देखते हैं एजार्ड एंड राइजा को। एजार्ड उससे पूछता है आखिर हम लोगों को यहाँ पर कितने टाइम तक रुकना पड़ेगा। राइजा कहता है तब तक जब तक वो अपना गलत कदम न उठा ले। एजार्ड कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता यहाँ पे आज रात कुछ होने वाला है। राइजा कहता है हम लोगों को बस और बस वही करना चाहिए जिस चीज का हमें ऑर्डर मिला है। तभी वहाँ पर किसी नाइट की कदमों की आवाज आती है, बट इससे पहले कि वो कोई रिस्पॉन्स कर पाता वहाँ पर वही नाइट आ जाता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। वो लोग किसी तरीके से उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं। एजार्ड कहता है आराम से, वो डिवाइन पावर का यूज कर रहा है। मास्टर ने कहा था अगर हम लोगों को डिवाइन पावर छू भी जाती है तो हमारा खेल वही खत्म हो जाएगा। वो बार बार उन लोगों पे अटैक कर रहा होता है। मरो। वो लोग डियाब्लो को इन्फॉर्म करने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं, बट तभी वो नाइट एक और अटैक करता है जो कि एजार्ड के लगने ही वाला होता है। बट राइजा उसको वहाँ से हटा देता है और वो अटैक राइजा के लग जाता है। राइजा दर्द में कर रहा था मास्टर। तभी वहाँ का पूरा माहौल पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और हम लोग देखते हैं डियाब्लो को जो कि वहाँ पर आ चुका होता है। वो कहता है क्या तुमने मुझे बुलाया मेरे सर्वेंट, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। डियाब्लो उस नाइट से कहता है वैसे मैंने इस पूरी जगह को बैरियर में बंद कर लिया है, इस वजह से हमारी छोटी सी लड़ाई को कोई भी सेंस नहीं कर पाएगा। वो नाइट वापस से चिल्लाता है मरो, और वो ये कहने के साथ ही उसके ऊपर रश भी कर देता है। और यार मुझे तो इस पर तरस आ रहा है क्योंकि राइटर ने इसको डायलॉग्स ही नहीं दिए हैं। हम लोग देखते हैं वो नाइट डियाब्लो के ऊपर बढ़ रहा होता है। तभी डियाब्लो एक स्पेल कास्ट करता है, रैंक 5 स्पेल ग्रेविटी, जिसकी वजह से उस नाइट की मूवमेंट पूरी तरीके से रुक जाती है। तभी डियाब्लो एक और स्पेल का यूज करता है, ग्रिप ऑफ द डेड, जिसकी वजह से वो नाइट जमीन पर गिरने लगता है। बट डियाब्लो उसको मौका ही नहीं दे रहा होता। वो वापस एक स्पेल का यूज करता है, सोल बॉम्ब। इस स्पेल की वजह से उस नाइट को जितने भी सोर्स ने पकड़ा होता है वो सभी की सभी ब्लास्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एक काफी बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। जैसे ही धुआं हटता है डियाब्लो देखता है वो अभी भी जान से नहीं मरा होता और अभी भी वो यही चिल्ला रहा होता है मरो। बट उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। डियाब्लो कहता है ओ तो ये एक हाई लेवल काइमेरा है। तभी अचानक से वो नाइट अपनी स्वॉर्ड को उठा लेता है और डियाब्लो की ओर भागने लगता है। डियाब्लो कहता है इतनी भी जल्दी नहीं। तभी वो एक और स्पेल का यूज करता है, मैरिनेट। इसकी वजह से कहीं से काफी सारी स्ट्रिंग समन हो जाती हैं और वो सभी के सभी उस नाइट को लपेट लेती हैं। ये एक बाइंडिंग स्पेल होता है। डियाब्लो उस नाइट की मूवमेंट को भी कंट्रोल करने लगता है और जमीन पर लेटा देता है। डियाब्लो कहता है अब ज्यादा रेसिस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैंने वैसे भी तुम्हारी बॉडी के काफी सारे पार्ट्स में सोल के डब्बे डाल दिए हैं। अब तुम्हारी सारी मूवमेंट मेरे ही कंट्रोल में है। उस नाइट के सर में कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस भी आ रहे होते हैं जो कि शायद से उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं और इसी से ही उस नाइट को पता चलता है कि अब वो उसके इस तरीके के डार्क मैजिक को नलीफाई नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ से भागना ही बेस्ट तरीका है। तभी वो सेल्फ डेटोनेशन करने लगता है। डियाब्लो ये चीज नोटिस कर लेता है और उसको रोकने के लिए भाग के उसके पास जाने लगता है। वो उसको रोकने के लिए एक स्पेल का यूज करता है, हैंड्स ऑफ डार्कनेस। लेकिन कुछ अजीब ही होता है, उसका हाथ उस नाइट की बॉडी में फंस चुका होता है। तभी वहाँ पे एक काफी बड़ा सा ब्लास्ट होता है, बट हम लोग देखते हैं डियाब्लो उस ब्लास्ट से बच चुका होता है। वो कहता है अगर मैं अपने साथ ब्लैक को नहीं लाया होता तो पता नहीं मैं उससे कैसे बच पाता, लेकिन जो भी हो मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा। ब्लैक, इस पूरी जगह को डार्कनेस में घेर लो। हम लोग देखते हैं वो नाइट काफी तेजी से भागा जा रहा होता है। तभी वहाँ पे डियाब्लो आ जाता है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से भागने नहीं दूंगा, और वो उसके ऊपर एक बीम को फायर कर देता है। तभी वो नाइट का आर्मर टूट जाता है और वो अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है। उसकी पीठ पूरी तरीके से खुल चुकी होती है और वो किसी मॉन्स्टर के मुंह के तरीके लग रही होती है। डियाब्लो कहता है ओ तो ये है काइमेरा के ट्रू फॉर्म, एरिया बाइंड। वो जैसे एरिया बाइंड का यूज करता है उस काइमेरा को बहुत सारी मैजिकल चेन्स आकर जकड़ लेती हैं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता। तभी डियाब्लो एक और स्पेल का यूज करता है,
करता है, डेथ बॉम्ब। उसके स्पेल की वजह से उसका मेरे की बॉडी के चिथड़े उड़ जाते हैं, लेकिन अभी वो मरा नहीं होता। उसके दिमाग की वॉइस भी यही कहती है, वो कहती है फिजिकल डैमेज बहुत ज्यादा हो चुका है, अब तुम हिल नहीं सकते, हम लोगों को अपना लास्ट चारा यूज करना चाहिए। तभी वो काइमेरा अपने मुंह से कुछ थूक देता है, जिसको कि डियाब्लो भी नोटिस करता है। ये शायद से काइमेरा के न्यूक्लियस है। हम लोग देखते हैं वो चीज जिंदा चीज होती है, शायद से वही काइमेरा का ट्रू ब्रेन है। वो वहां से भागती जा रही होती है। तभी डियाब्लो के पास राइजा आ जाता है, जो कि नाइट की बॉडी देखते हुए कहता है, आप सच में कमाल के हैं, आपकी पावर्स का तो जवाब नहीं। डियाब्लो कहता है वो यहाँ से भाग गया, एक सेकंड, लेकिन उसकी बॉडी तो वहाँ पड़ी हुई है ना, और अगर वो भाग गया तो आप उसके पीछे क्यों नहीं जा रहे हैं? डियाब्लो कहता है कोई बात नहीं, उसको भागने दो। राइजा कहता है मास्टर मैं समझा नहीं, आप अपने दुश्मन को भागने कैसे दे सकते हैं? डियाब्लो कहता है इसमें ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है, एक बार अगर किसी की बॉडी में डार्क माना चला गया तो वो मुझसे इतनी आसानी से नहीं छुप सकता। जब मैंने उसके ऊपर डार्क हैंड का यूज करके अटैक किया था, तब उसकी बॉडी में पूरी तरीके से डार्क माना चला गया था। इसका मतलब ये है मैं जब भी चाहूँ उसको ढूंढ सकता हूँ। देन तभी सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं बिशॉप को, उसको खिड़की के पास से कुछ आवाज आती है। हम लोगों को पता चलता है ये वही काइमेरा है जो कि डियाब्लो से बच के यहाँ पर आया है। बिशॉप उसको हाथ में उठा लेता है एंड कहता है ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये फेल कैसे हो गया? आखिर इतना पावरफुल इंसान कहाँ से आ गया जो कि डिवाइन पावर वाले काइमेरा पैलेटिन को हरा सके और मेरे एक्सपेरिमेंट को डिस्ट्रॉय कर सके? देन तभी सीन चेंज होता है। राजा डियाब्लोस कहता है अगर आपने उसकी बॉडी में अपना माना रख दिया है तो इसका मतलब तो ये है कि उनको हिंट मिल सकता है कि इन सब चीजों में डार्क मेज भी शामिल हो चुका है। डियाब्लो कहता है मैं तुम्हारी चिंता को समझता हूँ, लेकिन ज्यादा फिक्र करने वाली बात नहीं है, वो मेरा पता कभी भी नहीं लगा पाएंगे। मेरे पास जो डार्क मैजिक की पावर है वो इस एरा की नहीं है। मुझे नहीं पता कि आज के एरा में डार्क मैजिक इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो गया है। मैं जो डार्क मैजिक को यूज करता हूँ उसका क्रिएशन गॉड्स को मारने के लिए ही किया गया था। मेरा डार्कनेस इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो गॉड्स की लाइट को भी घेर सकती है, और चाहे वो लोग कितने भी कोशिश कर लें वो कभी भी नहीं पता लगा सकते कि मेरे माना का सोर्स क्या है, कभी नहीं। राइजा कहता है मैं समझ गया। डियाब्लो कहता है वैसे एजार्ड नहीं दिख रहा, वो कहाँ है? वो लोग एजार्ड के पास चले जाते हैं। एजार्ड डियाब्लो को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। वो कहता है वो काइमेरा राइजा को मारने ही वाला था, अगर आप उसकी जान बचाने नहीं आते तो पता नहीं क्या ही हो जाता। डियाब्लो से पूछता है आखिर अभी तक तुम कहाँ थे? एजार्ड बताता है कि वो खिड़की पर से गिर गया था, इसी वजह से वो काफी टाइम से बेहोश था। डियाब्लो समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा था, क्योंकि आखिरकार जॉम्बिस कब से बेहोश होने लगे। वो एजार्ड को पनिश करता है और उसकी कुर्सी बनाकर उसके ऊपर बैठ जाता है। वो बताता है हमारे दुश्मन आज के बाद से कुछ ज्यादा सतर्क हो जाएंगे, इसी वजह से तुम लोग उनके पास नहीं जाओगे। तुम्हें उनके ऊपर जो भी नजर रखनी होगी वो दूर से ही रखनी होगी। राइजा कहता है जी मैं समझ गया। डियाब्लो उसको काफी हद तक हील कर देता है एंड कहता है अभी तुम पूरी तरीके से हील नहीं हुए हो, तुम्हें फुल्ली रिकवर होने में थोड़ा टाइम और लगेगा, तब तक तुम्हारा ख्याल एजार्ड रखिएगा। वो एजार्ड की पनिशमेंट को ओवर कर देता है और वहां से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है जेनेट के हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पर बिशॉप बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार इतने पावरफुल काइमेरा को हरा किसने दिया। वो कहता है आखिर इसका खात्मा किसने किया? ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि मैंने इसको बनाने में 4 क्रिएचर्स का यूज किया था। एक सेकंड, कहीं वो एल वेल्टन तो नहीं? नहीं, अगर ये सब आर्गनस से किया होता तो इतनी आसानी से स्कोर पार्ट को यहाँ तक नहीं आने देता, वो उसको वहीं पर ही खत्म कर देता। और तो और थोड़ा टाइम के लिए मेरा लिंक इससे टूट गया था, और ये सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब कोई बैरियर स्पेल का यूज करता है। ये चीज तो सिर्फ और सिर्फ एक मेज ही कर सकता है, लेकिन आखिरकार वो मेज है कौन? कहीं वो यंग लॉर्ड तो नहीं? नहीं। हालांकि वो एक प्रोडिजी है, लेकिन वो फिर भी सिर्फ और सिर्फ रैंक 4 ही का है, और एक काइमेरा पैलेटिन को हराने के लिए कम से कम रैंक 5 का मेज तो होना ही चाहिए। बिना रैंक 5 के स्पेल से इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा जा सकता। तो फिर आखिरकार ये सब किसने किया? तभी उसके पीछे एक लड़की आ जाती है जो कि बिशॉप की गर्दन के ऊपर एक चाकू को भी लगा देती है एंड कहती है तो तुम्हारा ये प्लान भी फेल हो गया, अब तुम बताओ और तुम क्या कर सकते हो? वो कहता है नहीं मैं फेल नहीं हुआ। वो लड़की कहती है अच्छा अगर तुम फेल नहीं हुए हो तो मुझे ये बताओ तुमने उस जार में क्या बंद कर रखा है? बिशॉप कहता है वो तो सिर्फ एक प्रोटोटाइप था। वो लड़की अपनी चाकू को बिशॉप की गर्दन पे और गड़ा देती है एंड कहती है अच्छा तो ये एक प्रोटोटाइप था, तो तुम्हारा मतलब ये है कि अगर ये फेल हो गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है? बिशॉप कहता है नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, एक बार एक्सपेरिमेंट को ओवर हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको एक परफेक्ट क्रिएचर दूंगा। वो हंसते हुए कहती है मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तुम ये कर पाओगे, तो फिर तुम चाहते क्या हो? क्या हम लोग तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करें? मेरी नजरें हमेशा ही तुम्हारे ऊपर रहेंगी, और अगर तुम्हारी वजह से इन सब चीजों में एल वेल्टन भी इन्वॉल्व हो गया तो तुम्हारा गेम वहीं खत्म हो जाएगा। वो ये कहने के साथ ही वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद बिशॉप कहता है ओ तो मेरे पीछे इतने टाइम से 7 नाइट्स भी लगे थे। देखो फेथ इन जेनिथ की आग बिशॉप के 7 बॉडीगार्ड्स हैं, और ये बॉडीगार्ड्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। इन्हीं को ही कहा जाता
है 7 नाइट्स ऑफ जेनिथ। बिशॉप गुस्से में आते हुए कहता है एक बार ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाए फिर मैं आर्क बिशॉप से बदला लूंगा और एक नया आर्क बिशॉप बनूंगा। देन तभी सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं डियाब्लो को जो कि काइमेरा नाइट की डेड बॉडी को अपने यहाँ पर ले आया होता है। वो कहता है ये एक काइमेरा है जो कि डिवाइन पावर का यूज कर रहा था, चलो देखते हैं ये किससे बना है। वो उस डेड बॉडी की चीर फाड़ कर देता है। वो देखता है कि उसके लेग्स इंसेक्ट के होते हैं और इंटरनल ऑर्गन्स में फायर रेजिस्टेंस होती है। उसकी आंखें भी कीड़ों की होती हैं और आखिरी में होती है ह्यूमन बॉडी जो कि बेस का काम करती है। डियाब्लो कहता है तो इसको 4 क्रिएचर से मिलकर बनाया गया है, इसी वजह से इसके पास फायर रेजिस्टेंस के साथ साथ मैजिक रेजिस्टेंस भी है और साथ ही साथ इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा है। उसको उसकी बॉडी से एक स्पीयर भी मिलता है उसी की वजह से ये काइमेरा डिवाइन पावर का यूज कर पा रहा था। लेकिन डियाब्लो को ये बात नहीं समझ में आ रही होती कि जेनिथ ये सब कुछ क्यों कर रहा है, क्या वो वॉर छेड़ना चाहता है। वो कहता है इतने ज्यादा साल बीत चुके हैं और उसके बाद भी ये जो पावरफुल लोग हैं ये इंसानों को कुछ भी नहीं समझते। इंसान बस उनके लिए टूल्स के बराबर है और इसीलिए मैं इन गॉड से नफरत करता हूँ। उसके दिमाग में उसकी पास्ट लाइफ की बातें चल रही होती हैं जहाँ पर उसके जितने भी साथी मरे होते हैं बस वो यही कह रहे होते हैं कि डियाब्लो तुम्हें सरवाइव करना ही होगा और तुम्हें हम लोगों का बदला भी लेना होगा। वो गुस्से में आते हुए कहता है उस टाइम भी इन लोगों की वजह से इंसानियत ने सब कुछ खो दिया था और जब इतने साल बाद मैं यहाँ पर वापस आया हूँ तब भी कुछ नहीं बदला है, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। देन तभी सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं जेनिथ के हेडक्वार्टर्स को जहाँ पर बिशॉप किसी से बात कर रहा होता है और बता रहा होता है कि काइमेरा की कैसे धज्जियां उड़ चुकी हैं लेकिन फिर भी किसी तरीके से उसका न्यूक्लियस अभी भी जिंदा है और वो जिससे बात कर रहा होता है वो वही बंदा होता है जिसके कब्जे में इस टाइम शीनो है। वो कहता है तुम्हें पता भी है मुझे उसको बनाने में कितना टाइम लगा था। बिशॉप कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पास एक नया स्पेसमैन भेज दूंगा। वो बंदा कहता है ओ तो तुम आखिरकार उस डिवाइन पावर आई लड़की के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हो ही गए। अगर मेरे पास वैसा इंग्रेडिएंट होगा तो मैं तुम्हें बेस्ट आउटकम दूंगा। बिशॉप कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, मैं उस लड़की को काइमेरा नहीं बनने दूंगा क्योंकि वो मेरे और भी ज्यादा काम आ सकती है, लेकिन हाँ उसके बदले मैं तुम्हें एक और अच्छा गिफ्ट दे सकता हूँ। जेनिथ का एक फेथफुल सर्वेंट और उसी सेंट गर्ल का ब्लड रिलेटिव। और वो रिकी की बात कर रहा होता है। तभी कुछ टाइम बीत जाता है। हम लोग देखते हैं रिकी हमेशा की तरह झाड़ू लगा रहा होता है। तभी उसको कोई बुलाता है रिकी और ये होती है सिस्टर। वो कहती है जल्दी से चैपल में पहुंचो, मैं वहाँ पे कोई बड़ी सी अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। देखते ही देखते सारे लोग चैपल में पहुंच जाते हैं। ऐना के बगल में एक लड़का बैठा होता है। रिकी उसको हटाने लगता है क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता कि ऐना के बगल में उसके अलावा कोई बैठे। तभी वहाँ पर बिशॉप आ जाता है। वो कहता है क्या सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं। सब लोग कहते हैं हाँ। बिशॉप कहता है हमारी गॉड ने तुम लोगों के लिए एक और डिवाइन मैसेज को भेजा है। वो लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और आपस में कई बातें करने लगते हैं। क्या वापस से, आखिर ये डिवाइन मैसेज क्या होगा, क्या सीनों के तरीके वापस से किसी को चुना गया है। बिशॉप कहता है हाँ तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, हमारी गॉड ने तुम बच्चों में से फिर से किसी एक को चुना है जो कि उनका प्रीस्ट बनेगा। वो अपने दिमाग में कह रहा होता है कितने बेवकूफ बच्चे हैं, उनको पता तक नहीं है कि चूजन होने का मतलब क्या है, लेकिन वैसे भी उनको काइमेरा का ही पार्ट बनाया जाएगा तो ये तो उनके लिए एक ब्लेसिंग ही हुई। हाँ मैंने सही कहा, ये उनके लिए ब्लेसिंग है। वो एक बहुत ज्यादा इविल स्माइल कर रहा होता है। तभी वो सबको शांत कराता है और बताता है हमारे गॉड ने इस बार चुना है रिकी को। देन तभी सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं एल हाउस होल्ड को। जिमी अपनी मॉम के साथ बैठा होता है और बाहर काफी तेजी से बारिश हो रही होती है। उसकी मॉम कहती है जो भी हो बारिश में चाय का मजा ही कुछ अलग है। मैंने सही कहा ना जिमी। जिमी चिढ़ते हुए कहता है हाँ, और ऊपर से जो बारिश के टाइम खुशबू फैल जाती है वो खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसकी मॉम ये सुनकर उसको वापस से बच्चे ऐसा ट्रीट करने लगती है। अभी वहाँ पर कोई आता है जो कि बताता है कोई हमारे यंग मास्टर से मिलने के लिए आया है। जिमी कहता है क्या विजिटर। वो कहता है हाँ एक बच्चा आपसे मिलने के लिए आया है जो कि अपने आप को आपका दोस्त बता रहा है। वो कहता है आखिर वो कौन है जो मुझे अपना दोस्त बुला रहा है। एक सेकंड मैं समझ गया ये कौन है, उसको अंदर भेज दो। रिकी अंदर आ जाता है। जिमी सोच रहा होता है ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। जिमी की मॉम रिकी से काफी ज्यादा सवाल पूछती है जैसे कि उसका नाम क्या है और वो कहाँ पे रहता है। वो सब कुछ बता देता है। वो पूछती है तो फिर मुझे ये बताओ आखिर तुम दोनों दोस्त कब बने। रिकी बताने ही वाला होता है कि वो एक बार रास्ते में जिमी से टकराया था, लेकिन जिमी को जैसे समझ में आता है कि उसकी पोल खुलने ही वाली है वो उसको रोक देता है। देन वो अपनी मॉम से बाहर जाने को कहता है। उसकी मॉम कहती है अच्छा मैं जाती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक गुड बाय किस चाहिए। डियाब्लो को ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं होता कि उसको कोई बच्चे के जैसा ट्रीट करे, इसी के लिए वो चिढ़ने के बाद उसको एक किस दे देता है और वहां से भगा देता है। रिकी कहता है ओह तुम्हारी मॉम तो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। डियाब्लो कहता है ओह मेरी फैमिली के बारे में छोड़ो, तुम अपना बताओ आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रिकी कहता है हाँ मैं तो तुमसे एक बात बताने आया था, मुझे भी गॉड जेनिथ के द्वारा बुलाया गया है और मैं जल्दी यहाँ से निकलने वाला हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें गुड बाय कहने आया था। उसकी ये बात सुनकर डियाब्लो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। देन तभी सीन चेंज होता है जहाँ पर लार्स काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि उसको काइमेरा के बारे में
में ज्यादा कुछ नहीं पता चला होता। तभी वहाँ पर रिकी आ जाता है, जो कि लार्स को देखते ही उसके पास चला जाता है। लार्स उससे पूछता है, ओ तो तुम यहाँ पे जीवे से मिलने आए थे? वो कहता है हाँ, लेकिन मुझे आपसे मिलकर भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे लॉर्ड जेनेट के पास से कॉलिंग आई है। लार्स ये बात सुनकर चौंक जाता है। रिकी कहता है, मैं कल सुबह यहाँ से निकल जाऊंगा। लार्स समझ जाता है कि जेनेट के ये लोग गॉड के नाम पर इन लोगों को कैसे पागल बना रहे हैं और ऑर्फन्स को काइमेरा बनाने के लिए ले जा रहे हैं। आखिरकार वो बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो रिकी के सर में हाथ फेरते हुए कहता है, ओ मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम एक अच्छे से प्रीस्ट बनोगे। रिकी कहता है, हाँ, और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं आप ही के तरीके सब लोगों की मदद करूंगा। तभी वो वहां से निकल जाता है। तभी लार्स के पीछे एक शैडो नाइट आ जाता है। वो कहता है, ओ तो तुमने उसकी बात सुनी है ना? लार्स कहता है, हाँ, कल सुबह तैयार हो जाना, हम लोग रिकी का पीछा करेंगे। देन टाइम स्किप होता है। हम लोग देखते हैं सुबह हो चुकी होती है और रिकी के निकलने का टाइम भी हो गया होता है। वो सब लोगों से विदा ले रहा होता है। उसका दोस्त कहता है, तुम ऐना की चिंता मत करना, मैं यहाँ पर उसका ख्याल रखूंगा। ऐना कहती है, हाँ, तुम मेरी चिंता मत करना, मैं बस और बस यही चाहती हूँ कि तुम अपने प्रीस्ट बनने के सफर में आगे बढ़ते रहो। रिकी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है एंड कहता है, तुम अपना ख्याल रखना, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा और जैसे ही मेरा प्रीस्ट बनने का सफर खत्म हो जाएगा मैं यहाँ पर वापस जरूर आऊंगा और मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं तुम्हारे लिए लेटर जरूर लिखूंगा। ऐना भी रोते हुए उसको विदा कर देती है। हम लोग देखते हैं रिकी की घोड़ा गाड़ी तभी वहां से निकल जाती है। उसके पीछे लार्स भी नाइट्स के साथ लग जाता है। देन हम लोग देखते हैं डियाब्लो को, जो कि मेडिटेशन में लगा था और उसको पता चल जाता है कि रिकी वहां से निकल गया। उसने जो काइमेरा के न्यूक्लियस में माना छोड़ा था वो उसी डार्क माना को सर्च करने लगता है और उनकी लोकेशन का पता लगा लेता है। वो कहता है, एक डिवाइन पावर वाले काइमेरा को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें ही लगती हैं। पहली जो कि होता है विक्टिम, जो कि इंग्रेडिएंट होता है। सेकंड होता है काइमेरा मेकर, जो कि एक्सपेरिमेंट को करता है। और तीसरा होता है हाई रैंकिंग प्रीस्ट, जो कि अपनी डिवाइन पावर को उस काइमेरा के अंदर डालेगा। और इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही हाई रैंकिंग प्रीस्ट है, जो कि ये फेथ इन जेनिथ का बिशॉप। वो तैयार होते हुए कहता है, काइमेरा मेकर और लेबोरेटरी का ध्यान लार्स एंड शैडो नाइट्स रख लेंगे और वही दूसरी तरफ मैं मिलने जाऊंगा बिशॉप से और यही होता है चेकमेट। देन तभी कुछ समय बीत जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं बिशॉप को, जो कि कहता है, वक्त आ चुका है कि जब एक ऑर्फन बॉय को पैलेडिन हुड से ब्लेस किया जाएगा। वो एक मिरर के अंदर अपना हाथ डालता है। हम लोग वहीं दूसरी तरफ देखते हैं रिकी को, जिसके पीछे एक मिरर रखा होता है। बिशॉप का हाथ उसी मिरर से बाहर निकलता है और वो रिकी को अंदर खींचने ही वाला होता है, बट तभी कोई उसका हाथ पकड़कर घसीट लेता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। बिशॉप कहता है, आखिर तुम्हारी इंटरप्ट करने की हिम्मत कैसे हुई? कौन हो तुम? हम लोग देखते हैं उसके सामने होता है डियाब्लो। बिशॉप कहता है, डार्क मेस, अब मैं समझ गया, तो तुम ही थे ना वो जिसने मेरे काइमेरा को खत्म किया था। तुम अब गॉड के काम के रास्ते में आ रहे हो, इसकी वजह से मैं तुम्हें सजा दूंगा। वो अपने हाथ में एक अटैक को बनाता है और जमीन पर मार देता है। उस अटैक का नाम होता है बैटल सेंचुरी, जिसकी वजह से आसपास का एरिया किसी स्पेल में घिर जाता है। ये स्पेल प्रीस्ट की पावर के लिए एक बफ के तरीके काम करता है। मतलब अब इस बिशॉप की पावर पहले से भी कई ज्यादा बढ़ चुकी है। डियाब्लो भी ये चीज समझ चुका होता है कि बैटल सेंचुरी का यूज करने के बाद उसकी पावर कई गुना बढ़ चुकी है। तभी बिशॉप अपने हाथों में एक अटैक को क्रिएट कर लेता है एंड डियाब्लो की ओर रश कर देता है। डियाब्लो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तभी बिशॉप उसके मुंह पे एक और अटैक कर देता है और उसका अटैक डियाब्लो के लगने वाला होता है। वह डियाब्लो कहता है, ओ तो तुम्हारे पास बस इतना ही है। उसके बदले हुए एक्सप्रेशन को देखकर बिशॉप पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। तभी डियाब्लो अपनी पावर से उसके हाथ को रोक देता है। बिशॉप कहता है, आखिर तुम सेंचुरी के अंदर डार्क मैजिक यूज कैसे कर पा रहे हो? डियाब्लो उसके हाथ को तोड़ते हुए कहता है, अपने आस पास देखो, तुम्हारी ये तुच्छ चीज सेंचुरी अंधेरे में घिर चुकी है। बिशॉप कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? डियाब्लो कहता है, हाँ मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। तभी वो बिशॉप को काफी दूर फेंक देता है। बिशॉप दीवार पे जाकर टकरा जाता है। उसके अटैक के इम्पैक्ट से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। डियाब्लो कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए काफी सारे क्वेश्चंस हैं, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे सवालों का जवाब सही सही दोगे। बिशॉप हंसते हुए कहता है, ओ तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा? डियाब्लो कहता है, हाँ बिल्कुल दोगे। चलो वक्त आ गया है कि मैं तुम्हारे दिमाग को खंगोलूं। वो उसके ऊपर एक स्पेल का यूज करता है। बिशॉप डर के मारे कांप रहा होता है और उसको बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा होता है। देन तभी सीन चेंज होता है। हम लोग की नजर जाती है काइमेरा मेकर पर, जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि वो काफी देर से बिशॉप का इंतजार कर रहा था। तभी एक बंदा कहता है, रुकिए रुकिए, मैं देख कर आता हूँ कि उनको इतनी देर कैसे लग गई। बट काइमेरा मेकर अपने टेंटिकल से उसको मार देता है। मेरा सब्र खत्म हो चुका है, तुम अब देखने जा रहे हो। आखिर अभी तक तुम खड़े खड़े यहाँ पर क्या कर रहे थे? तभी उसको किसी की आवाज आती है। हम लोग देखते हैं लार्स को, जो कि शायद से उनके हाइड आउट के अंदर जा चुका होता है। उसके साथ तीनों शैडो नाइट्स भी होते हैं। वो जहाँ पर आए होते हैं वो शायद से एक लाइब्रेरी होती है। एक शैडो नाइट कहता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पक्का इस सेल्फ के पीछे कुछ छुपा हुआ है। लार्स देखता है एक बुक को, वो उसमें से कुछ अजीब नोटिस करता है क्योंकि बाकी सारे बुक्स गंदी होती हैं और ये बुक में धूल तक नहीं होती। इसी वजह से वो उस बुक को बाहर निकालता है। उसको
बाहर निकालते ही सीक्रेट एंट्रेंस खुलती है। लार्स कहता है मुझे यहाँ से ऑमलेस एनर्जी सेंस हुई है, सब लोग अपना गार्ड अप कर लो। तभी उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है, बट वो उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उस अटैक की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है। इसी वजह से उसको ब्लॉक करने के बावजूद वो पीछे की ओर गिर जाता है। एक शैडो नाइट कहती है लार्स संभल के। लार्स कहता है मैं ठीक हूँ, और हाँ अब हम लोगों के हाथों में जैकपॉट लग चुका है। हम लोग देखते हैं उन लोगों के सामने होता है काफी बड़ा काइमेरा मॉन्स्टर। देन तभी सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं बिशॉप पूरी तरीके से डियाब्लो के ही कब्जे में होता है, एंड वो उसको बताता है हम लोग ये सब कुछ इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि गॉड ने हम लोगों को ऑर्डर दिया था। लॉर्ड जेरेद ने कहा था कि हम लोग एक काफी बड़ी सी आर्मी बनाए, फिर चाहे उसके लिए हम लोगों को कुछ भी करना पड़े। वो उसके ऊपर एक और स्पेल मार देता है एंड कहता है अब जो जो चीजें तुमने मुझे बताई हैं वही सब चीजें एल हाउस होल्ड में जाकर आग्नेस को बता दो। बिशॉप वहां के लिए निकल जाता है। डियाब्लो सोच रहा होता है मैंने अपने ब्रेन कंट्रोल स्पेल को कुछ ज्यादा ही पावरफुल कर दिया है, जिसकी वजह से वो फादर को मेरे बारे में नहीं बताएगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने भेस को बिशॉप की भेस में बदल लेता है। देन हम लोग देखते हैं काइमेरा मेकर को, जो कि बिशॉप के न आने की वजह से बौखला रहा होता है। वो रिकी की बॉडी के पास जाते हुए कहता है यहाँ पे इंट्रूडर्स भी आ चुके हैं और मेरे काइमेरा लगातार डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं न्यूक्लियस के बिना इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता हूँ। आखिर वो इतनी देर क्यों लगा रहा है। तभी वहाँ पर एक आवाज आती है। मुझे थोड़ी देर हो गई लेकिन मैं फिर भी आ गया, और हम लोग देखते हैं ये होता है डियाब्लो, जो कि बिशॉप की भेस में होता है। काइमेरा मेकर कहता है आखिर तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई और तुम्हारे साथ ये हुआ क्या। वो बताता है मेरे ऊपर एक इंट्रूडर ने हमला कर दिया था, मुझे उससे मारने में थोड़ा टाइम लग गया। काइमेरा मेकर ये बात सुनकर चौंक जाता है। डियाब्लो कहता है ये इंट्रूडर शायद सिर्फ वही था जिसने के पैलेटर को मारा था। काइमेरा मेकर कहता है ये इंट्रूडर तो मेरी नाक में दम कर रहे हैं, मुझे अपना एक्सपेरिमेंट जल्दी खत्म करना होगा। तुम ये बताओ कि न्यूक्लियस कहाँ है। डियाब्लो कहता है यहाँ पर काफी ज्यादा इंट्रूडर्स हैं, हम लोगों को पहले उनको ठिकाने लगाना चाहिए। काइमेरा मेकर कहता है मैंने तुम्हारे आने से पहले ही अपना बेस्ट काइमेरा उनको खत्म करने के लिए भेज दिया है, अब जल्दी से मुझे कोर पार्ट दे दो। डियाब्लो उसको न्यूक्लियस दे देता है। काइमेरा मेकर बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और न्यूक्लियस को रिकी के चिपकाने लगता है। वो डियाब्लो से कहता है बिशॉप तुम्हें क्या लगता है ये कितना ज्यादा पावरफुल बनेगा। मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है। डियाब्लो कहता है हाँ वैसे मुझे लगता है ये कम से कम काइमेरा पैलेडिन से तो ज्यादा ताकतवर होगा ही। काइमेरा मेकर कहता है ओ तुम हमेशा एक तरह बात कर रहे हो, बस बोरिंग। वो न्यूक्लियस में किसी तरीके का इंजेक्शन लगाने लगता है और कहता है अब आखिरी चीज की बारी आ गई है। वो न्यूक्लियस को दबाते हुए कहता है ये तो सबसे ज्यादा पावरफुल काइमेरा बनेगा, तुम्हें क्या लगता है बिशॉप। डियाब्लो कुछ भी नहीं बोलता। काइमेरा मेकर कहता है तुम बिशॉप नहीं हो। डियाब्लो घबराते हुए कहता है अरे तुम्हें ऐसा क्यों लगा, मैं ही तो हूँ बिशॉप। काइमेरा मेकर उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ। देन तभी सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं शैडो नाइट से मिलकर उस मॉन्स्टर को हरा दिया है। लार्स कहता है अब सब खत्म हुए, अब हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। तभी वहां पर वही काइमेरा आ जाता है जिसको कि काइमेरा मेकर अपना बेस्ट क्रिएशन बता रहा था। वो एक शैडो नाइट को उठाकर पटक देता है, दूसरा शैडो नाइट उसके ऊपर अटैक करता है, बट उसको ज्यादा कुछ असर नहीं होता। लार्स वहां से निकलते हुए कहता है ये जगह बहुत ज्यादा छोटी है। देन लार्स उसके ऊपर अटैक कर देता है ब्लेड ऑफ जजमेंट, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर की बॉडी जगह जगह से कट जाती है, बट उसको ज्यादा कुछ असर नहीं होता। वो तुरंत उठकर लार्स के ऊपर अटैक कर देता है। लार्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उसके अटैक को डॉज कर ले, इसी वजह से वो अपने फेथ को एक्सेप्ट कर लेता है और वहां से नहीं हिलता, बट शैडो नाइट उसको बचा लेते हैं। वो उसे कहते हैं क्या तुम ठीक हो, अभी हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए। लार्स कहता है ठीक है अपने घायल वाले साथी को उठाओ, फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। एक नाइट बताता है हम लोग उसको छोड़कर यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हम लोगों को तुम्हारी हेल्प करने के ऑर्डर मिले थे और इसके रास्ते में चाहे जो भी आए हम लोगों को वही करना पड़ेगा। एक शैडो नाइट बीस के ऊपर अटैक करते हुए कहती है मैं इसका ध्यान अपनी ओर खींचूंगी, तुम लोग यहाँ से भाग जाना। दूसरी शैडो नाइट लार्स को यहाँ से लेके निकलने लगती है। लार्स कहता है ऐसे तो वो मर जाएगी। शैडो नाइट कहता है मुझे पता है, लेकिन हम लोगों को जो भी ऑर्डर्स मिले हैं हमें उनको ही फॉलो करना पड़ेगा। हम लोग अपनी सोल को मास्टर को दे चुके हैं, अब हमारी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है जो कि हमारे मास्टर्स के ऑर्डर का पालन करना, फिर चाहे उसके लिए हम लोगों को अपनी जान ही क्यों ना देना पड़े। वो जो शैडो नाइट मॉन्स्टर से फाइट कर रही होती है वो कहती है मैं इसको ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगी, तुम लोग यहाँ से जल्दी से निकलो। वो जगह भी धीरे धीरे करके टूटने लगती है। तभी वो मॉन्स्टर उस शैडो नाइट को ग्रैब कर लेता है। दूसरी शैडो नाइट लार्स को यहाँ से निकलने को कहती है। लार्स कहता है तुम भद्दे मॉन्स्टर उसको छोड़ दो। वो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और आगे बढ़ने लगता है एंड कहता है तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं फॉरगिवनेस एंड पनिशमेंट की देवी प्योरो का सर्वेंट हूँ और उनका डिवाइन एग्जीक्यूटर भी। तभी वो मॉन्स्टर के ऊपर एक अटैक करता है। वो अटैक उस मॉन्स्टर के कनेक्ट भी हो जाता है। उसका अटैक इतना बड़ा होता है कि जिसकी वजह से मॉन्स्टर को भी दर्द हो रहा होता है। लार्स कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैंने इसके लिए अपने डिवाइन एग्जीक्यूटर की पावर एक्सपोज कर दी। हम लोगों को उसकी बातों से पता चल चुका होता है कि वो कोई आम पैलेडियन नहीं है, पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 7 ही पैलेडियन को डिवाइन एग्जीक्यूटर बनाया गया है और लार्स उन्हीं में से एक है। हम लोग देखते हैं जो अटैक लार्स ने किया होता है उसकी वजह से अधमरा शैडो नाइट पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, जिसको देखकर बाकी दोनों लोग भी चौंक जाते हैं। लार्स
लार्स बताता है इस अटैक से इविल का नाश होगा और अच्छे लोगों को लाइफ का दान मिलेगा। हालांकि मैं जैसे ही अपनी नॉर्मल फॉर्म में आऊंगा तो इन लोगों का सारा डैमेज मेरी बॉडी में आ जाएगा। वो सबसे कहता है मैंने उस मॉन्स्टर का खात्मा कर दिया है, तो अब हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और तभी सीन चेंज होता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कामेरा मेकर ने डियाब्लो के ऊपर अटैक कर दिया होता है। वो कहता है तो मॉन्स्टेरियस डार्क मैच कहीं के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम में अड़ंगा लगाने की, गॉड्स के रास्ते में मत आओ। डियाब्लो कहता है क्या बात है, आखिरकार मुझे मॉन्स्टर बोल ही कौन रहा है जिसने खुद ही अपने आप को मॉन्स्टर बना लिया हो। कामेरा मेकर कहता है तुम ये हासिल नहीं कर सकते, इसी वजह से तुम मुझसे जल रहे हो, है ना। और तभी वो अपने पास से पंखों को खोल लेता है। हाँ, इसके पंख भी हैं। डियाब्लो कहता है जो भी हो तुम एक चीज भूल रहे हो और वो है कोर। हम लोग देखते हैं कामेरा का न्यूक्लियस उसी के ही कब्जे में होता है। वो कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया खिलौना है, मैं भी बहुत लंबे समय से इसके साथ खेलना चाहता था। हम लोग देखते हैं वो एक ही झटके में उस न्यूक्लियस को तबाह कर देता है, जिसको देखते ही कामेरा मेकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अरे मुझे ऐसा लगता है वो खिलौना तुम्हारा भी फेवरेट था, देखो मैंने तो उसको तोड़ दिया, लेकिन मैं उसके बदले में तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया जगह में घुमा सकता हूँ। वो एक वॉर्प स्पेल का यूज करता है। कामेरा मेकर सोचता है आखिर ये बेवकूफ को लगता क्या है, क्या मैं पोर्टल को नलीफाई नहीं कर सकता हूँ, मैं इसके पोर्टल को टुकड़ों में तोड़ दूंगा। वो ऐसा ही करने लगता है, बट उसकी औकात डियाब्लो जितनी नहीं होती, इसीलिए वो नाकाम हो जाता है। हम लोग देखते हैं डियाब्लो उसको दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर चुका होता है। कामेरा मेकर कहता है आखिर मैं तुम्हारा पोर्टल तोड़ कैसे नहीं पाया। डियाब्लो कहता है इसका जवाब तो बहुत ज्यादा सिंपल है, तुम उसको इस वजह से नहीं तोड़ पाए क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। वैसे हाँ, अपने मरने से पहले तुम आसपास का सुंदर नजारा अपने दिमाग में कैद कर लो और जितना भी मजा लेना अभी ले लो, क्योंकि थोड़ी देर में तुम मेरे बहुत ही प्यारे से नौकर बन जाओगे। कामेरा मेकर अपने टेंटिकल से उसके ऊपर अटैक कर देता है। डियाब्लो उसके अटैक से काफी आसानी से बच जाता है एंड वो एक जगह पर बैठते हुए कहता है वैसे हाँ, जो हम लोगों के अलावा भी फाइट चल रही है वो भी अब तक खत्म हो चुकी होगी। कामेरा मेकर कहता है हाँ, लेकिन जीतूंगा तो मैं ही, क्योंकि मैंने उनकी तरफ दो और अपने बेस्ट काइमेरा छोड़ दिए हैं। डियाब्लो उसकी बात सुनकर चौंक जाता है। काइमेरा मेकर कहता है लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें तब तक जिंदा रखूंगा जब तक तुम अपनी आंखों से वो नजारा नहीं देख लेते। वो अपने हाथों में टेंटिकल को लपेट लेता है और जिस पेड़ के ऊपर डियाब्लो बैठा होता है उसी में ही घूसा मार देता है। डियाब्लो उस जगह से हट जाता है। काइमेरा मेकर कहता है हो सकता है उन लोगों ने एक को हरा दिया हो, लेकिन अभी भी उनके रास्ते में दो और होंगे और मुझे पूरा यकीन है वो उनके सामने नहीं टिक सकते। डियाब्लो कहता है इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। काइमेरा मेकर उसके ऊपर रश करते हुए कहता है नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, बट मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है। डियाब्लो का ध्यान फाइट से ज्यादा उसकी बॉडी में होता है। वो सोच रहा होता है ओ तो इसकी बॉडी में कम से कम 7 स्पीसीज का यूज किया गया है और इसी वजह से इसको इंसानी बॉडी कहना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये पक्का बहुत ही बढ़िया सर्वेंट बनेगा। तभी सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं लार्स को, जो कि शायद से लैब में आ चुका होता है। वो सबसे कहता है जल्दी से उस बच्चे को ढूंढो, क्योंकि 20 मिनट में मेरी पावर खत्म हो जाएगी। वो लोग पूरी जगह में रिकी को ढूंढ रहे होते हैं। तभी एक शैडो नाइट के ऊपर एक अटैक लगने वाला होता है, बट लार्स उसको सेंस कर लेता है और उसकी जान को बचा लेता है। हम लोग देखते हैं वहाँ पे एक काइमेरा आ चुका होता है, जो कि बहुत बड़े से कीड़े के तरीके लग रहा होता है। लार्स कहता है एक काइमेरा जो कि शॉर्टशिप टेक्निक को यूज करता है, ये तो इम्पॉसिबल है। शैडो नाइट कहती है लार्स उधर देखो, उधर एक और काइमेरा है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक और जायगेंटिक काइमेरा होता है, जो कि डीमन हॉर्स और ओग्रे का हाइब्रिड है। लार्स ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और सोच रहा होता है यहाँ पर तो इतने ज्यादा पावरफुल काइमेरास हैं, जो कि कई सारे मॉन्स्टर के हाइब्रिड से बने हुए हैं और ये अकेले दम पर ही एक हाई लेवल नाइट को सिंगल हैंडेडली टक्कर दे सकता है। इनका सामना मैं कैसे करूंगा। बट तभी उसको रिकी की याद आती है और वो अपने आप को दिलासा देता है कि उसको लड़ाई करनी ही होगी। देन हम लोग देखते हैं रिकी को, जिसको होश आ गया होता है और वो अपनी जगह से उठता है। फिर वो इधर उधर देखने लगता है। उसको समझ नहीं आया होता कि वो यहाँ पर कैसे आया है। देन वो अपने सामने देखता है शीनो की आधी बॉडी, जिसको देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। आखिर तुम्हारी बॉडी यहाँ क्या कर रही है? तुम्हें तो नहीं, हमें तो गॉड द्वारा चूज किया गया था ना। क्या वो लोग हम लोगों को बेवकूफ बना रहे थे और वो लोग इससे कोई गॉड की कॉलिंग बुलाते हैं ताकि वो हम मासूम बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर सकें। मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। वो बाहर जाते हुए कहता है शीनो मैं तुम्हें बचाने के लिए वापस जरूर आऊंगा। हम लोग देखते हैं वो बहुत तेजी से वहाँ से भागा जा रहा होता है। तभी उसको कहीं से कुछ आवाज आती है। वो डर के मारे उसी जगह पर आगे बढ़ता है एंड देखता है लार्स को। वो उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सो एपिसोड खत्म होता है यहीं पर। और अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है तो जरूर अच्छा ही लगा होगा। सो इसीलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दोगे। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यू आर वॉचिंग एनिमे नेक्सस, साइनिंग आउट।